सुर्खियों में रहा एक न्यूज जिसे आप सभी लोग जान रहे होंगे। जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को समन किया है, अर्थात बुलाया है। तो ईडी ने क्यों राहुल गांधी को बुलाया है, आखिर क्या ऐसी चीज है जिससे पूछताछ करनी है। इतनी बड़ी विपक्ष पार्टी और जिसको ईडी के द्वारा बुलाया जाना, समन किया जाना, कहीं ना कहीं एक गंभीरता की बात होती है। आप सभी लोग न्यूज में प्रॉपर रूप से देख रहे होंगे, प्रतिदिन देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक नेशनल हेराल्ड नामक केस को लेकर के चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है और जिसकी इतिहास क्या रही है इसकी, और किस तरह से घटनाक्रम इसके साथ घटते हुए आया है और आज वर्तमान में चल करके आई है। तो आइए हम जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में, और नेशनल हेराल्ड केस के द्वारा क्यों राहुल गांधी को ईडी ने समन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है। नेशनल हेराल्ड केस क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे नेशनल हेराल्ड को। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है और जिसकी शुरुआत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेहरू जी ने एक अखबार की शुरुआत किए थे जिसका नाम है नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड कब शुरू किया गया था? ये 1938 में शुरू किए थे नेहरू जी। 1938 में जब शुरू किए थे तो ये किसी न किसी कंपनी के माध्यम से शुरू किए होंगे। तो वो कंपनी का नाम था AJL, एसोसिएशन जनरल लिमिटेड। तो किस कंपनी के नाम से साथ शुरू किए थे? AJL एसोसिएशन जनरल लिमिटेड के द्वारा इसे शुरू किया गया था। जब इसे AJL के द्वारा शुरुआत किया गया था तो इसका मुख्य जड़ होना चाहिए AJL। तो हम जानेंगे AJL के बारे में विशेषकर। AJL के ही माध्यम से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर छापा जा रहा था और जिसकी छपाई करवाने वाले थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आइए समझते हैं AJL के साथ मुद्दा क्या जुड़ा हुआ है। तो AJL का जो रजिस्ट्रेशन था वो भारत शासन अधिनियम 1913 के समय में ये रजिस्टर्ड किया गया था। और AJL के माध्यम से 3 न्यूज़पेपर छप रहे थे, जिसमें पहला था नेशनल हेराल्ड, दूसरा कौमी आवाज और तीसरा नवजीवन। तो पहला कौन सा था? नेशनल हेराल्ड, जो मुख्य जड़ बना हुआ है इस केस का। नेशनल हेराल्ड, दूसरा कौमी आवाज और तीसरा नवजीवन। तीसरा कौन सा था? नवजीवन। तो आखिर ये जब कंपनी है तो इस कंपनी का कोई ना कोई तो मालिक रहा ही होगा। तो आइए हम देखते हैं उस मालिक के बारे में। तो इसमें थे मालिक जो थे वो 5000 फ्रीडम फाइटर्स थे। 5000 स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, जो इनके मालिक थे। तो इन स्वतंत्रता सेनानियों में कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का हम नाम जानते हैं। तो उसमें हम कुछ नाम जानते हैं जो कि है पुरुषोत्तम दास टंडन, उसके बाद रफी अहमद किदवई थे। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, उसके बाद कैलाशनाथ काटजू आदि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को इनका मालिकाना हक दिया गया था। इस कंपनी में जो था इसका टोटल एसेट्स हम अगर देखते हैं, इसकी अगर संपत्ति देखते हैं तो कंपनी की संपत्ति अलग अलग न्यूज़पेपर में कुछ अलग अलग इनके डाटा हैं। किसी न्यूज़पेपर में 5000 देखा जाता है तो किसी न्यूज़पेपर में 3000, कहीं पे 2000 तो कहीं पे 1600। मुख्य रूप से हम 2000 मानते हैं। 2000 करोड़ इनकी संपत्ति
थी। 2000 करोड़ में इनकी संपत्ति कहां कहां थी? तो दिल्ली, भोपाल, मुंबई, पंचकुला एवं पटना इन जगहों पे इनकी अगर संपत्ति को देखा जाए तो 2000 करोड़ इनकी संपत्ति कुल थी। और दिल्ली में इनका एक ऑफिस भी था। दिल्ली में इनकी जो ऑफिस थी वो 10,000 स्क्वायर मीटर का था। 10,000 स्क्वायर मीटर की इनकी ऑफिस थी। अब इसके साथ मामला क्या रहा? यहां तक तो ठीक है कि ये कंपनी था, कंपनी का मालिक था और कंपनी का इतनी संपत्ति रही थी। समस्या यहां से आती है कि सन 2008 में क्या होता है कि AJL कंपनी के द्वारा ऐलान किया जाता है कि हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, अब हम न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते हैं। 90 करोड़ रुपया कंपनी के ऊपर लोन था, तो कंपनी ने AJL कंपनी बंद कर देता है न्यूज़पेपर छापने के लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब न्यूज़पेपर छापने के लिए बंद कर देता है और कंपनी पे 90 करोड़ का जो है सो लोन था, तो होता कहानी यहां से है कि 16 दिसंबर 2010 को 16 दिसंबर 2010 को कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसकी लोन चुका दी जाती है। इसका लोन चुका दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोन चुका दिया जाता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी अगर किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक कार्य के लिए, बिजनेस के लिए अगर लोन देती है तो वो आरपीए एक्ट के तहत उल्लंघन है। कौन सा एक्ट? जो आरपीए एक्ट का उल्लंघन करता है। कोई भी कंपनी अगर किसी भी व्यक्ति को वाणिज्यिक के लिए लोन देता है, बिजनेस करने के लिए लोन देता है, बिजनेस पर्पज से लोन देता है, वाणिज्यिक उद्देश्य से लोन देता है, तो वो आरपीए एक्ट का उल्लंघन है। जी हाँ, तो वो क्या है? आरपीए एक्ट का उल्लंघन है। जी हाँ, आरपीए एक्ट मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जिसका उल्लंघन है। अब यहां कहानी का ट्विस्ट, यहां तक तो ठीक था, कहानी यहां बदलती है कि AJL कंपनी को आरपीए का उल्लंघन किया, आरपीए का उल्लंघन है। दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। वहां से आपने देखा कि आरपीए का जो है सो उल्लंघन है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी निजी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को वाणिज्यिक पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए लोन नहीं दे सकता है। अगर वो देता है तो आरपीए एक्ट का उल्लंघन करता है। अब कहानी यहां से ट्विस्ट बनती है, कहानी में यहां से रंग आता है। होता क्या है कि AJL जो कंपनी थी, AJL कंपनी को एक कंपनी अंग इंडिया एक कंपनी है जिसको खरीद लेता है। AJL कंपनी को अंग इंडिया नामक कंपनी खरीद लेता है। अब यंग इंडिया कंपनी किसका है? तो अंग इंडिया कंपनी में 67% शेयर जो है सो राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी का है। इस कंपनी में 67% राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। और सबसे मजेदार बात यहां से शुरू होती है कि ये जो 2000 करोड़ की कंपनी है, इसको 50 लाख में खरीदा जाता है। कितना में खरीदता है? 50 लाख में खरीदा। तो दोस्तों सवाल तो बनना जायज है, भाई कहां 2000 करोड़ की कंपनी को आप 50 लाख में कैसे खरीद रहे हो? 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख में खरीदना, ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। एक सांसद का नाम आप लोग सुने होंगे, स्वामी जी, बीजेपी के एक सांसद हैं, नामी सांसद है, जिसे बीजेपी पार्टी के खुद पार्टी के लोग भी उनसे थर्राते हैं, जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी पटियाला कोर्ट में जो है सो एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी एफआईआर दर्ज कराते हैं। किस लिए भाई? कि आखिर क्या एक राजनीति पार्टी को, किसी कंपनी को सबसे पहले लोन देना जायज है आरपीए एक्ट के तहत? और अगर पार्टी है तो पार्टी फिर जो है एजेंट कंपनी अंग इंडिया कंपनी खरीद लेता है और उसमें 67% राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, या कांग्रेस एक पार्टी है? कांग्रेस किसी निजी व्यक्ति का है या कांग्रेस एक पूरे देश की पार्टी है? सवाल यहां से बनना चालू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29(a) से लेकर के सी तक आरपीए एक्ट 1951 और सेक्शन 11(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत राजनीतिक दल किसी भी कॉमर्शियल उद्देश्य से लोन नहीं दे सकता है, जो कि हमने बताया कि आरपीए एक्ट का ये उल्लंघन है। इसी के लिए, इसी केस को लेकर के ईडी ने राहुल गांधी के साथ वर्तमान में पूछताछ, राहुल के साथ वर्तमान में पूछताछ कर रही है। अब हम देखते हैं कि अगर पूछताछ कर रही है, दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और वीडियो को अंतिम तक देखें। कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, किस तरह से कब कौन सी घटना घटी ये भी हम आगे जानने की प्रयास करेंगे, तो आप अंतिम तक देखें ताकि आपके अंदर एक बहुत बेहतर समझ पैदा हो और आप फिर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के कहीं भी अगर इसकी चर्चा हो रही है तो वहां पे आप अपनी पूरी बातों को रख सकते हैं विद फैक्ट। वैसे नहीं कि बहुत से लोग बात बताते तो जरूर है लेकिन हवाई में तीर मारते हैं, और आपकी जो बात होगी वो फैक्ट के साथ होगी, साक्ष्य के साथ होगी। आप कहीं भी कुछ बोलेंगे तो उसका आधार आपके पास रहेगा। तो आप अंतिम तक वीडियो को देखें, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो राहुल के साथ पूछताछ किया जा रहा है। अब कांग्रेस के सारे नेताओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया और सत्याग्रह शुरू करने के बाद कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बयान आता है कि विपक्ष, वर्तमान सरकार विपक्ष को दबाने की प्रयास कर रही है। इस केस के माध्यम से विपक्ष को दबाया जा रहा है। ईडी और जो भी यहाँ पे हमारे प्रशासनिक हैं, संवैधानिक निकाय हैं और संवैधानिक निकाय हैं, सब भाजपा सरकार, वर्तमान सरकार के इशारे पे चल रही है, ऐसा कांग्रेस वालों की बयान है, कांग्रेस के नेताओं का बयान है। तो अब हम देखते हैं कि कहानी का घटनाक्रम क्या रहा। तो दोस्तों सबसे पहले कि जो स्वामी जी केस दर्ज किए थे वो समय था 1 नवंबर 2012। तो हम देखते हैं 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा केस दर्ज किया गया। कहां पे केस दर्ज किया गया? ये पटियाला कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में केस दर्ज किया गया, में एफआईआर किया गया। उसके बाद हम देखते हैं 26 जून 2014 को
कोर्ट ने सभी आरोपियों को जिनका जिनका भी नाम था, जिनका जिनका भी नाम इसमें शामिल है, बुलावा भेजता है। कब बुलावा भेजता है? 26 जून 2014 को। दूसरा डेट होती है 26 जून, मतलब 2 साल लग जाते हैं। वैसे भी इंडिया है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे केस इसी तरह से चलता है। बेगुनाह लोग जेल में जवानी में जाते हैं और बुढ़ापा आ जाती है, उसके बाद पता चलता है कि ये बेगुनाह थे। उसके बाद पता चलता है, जब उनकी बुढ़ापा लास्ट कर रही होती है, तब पता चलता है कि ये बेगुनाह थे। ये इंडिया का न्यायपालिका है। 26 जून 2014 को कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है सभी आरोपियों को। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने स्वतः संज्ञान लिया। 1 अगस्त 2014 ईडी स्वतः संज्ञान लेता है और केस दर्ज करता है। लिया और केस दर्ज किया। 1 अगस्त 2014 को ईडी स्वतः संज्ञान लिया और केस दर्ज किया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद कहानी 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल समेत सभी आरोपियों को पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। कब दे दी? 19 दिसंबर 2015 को। 19 दिसंबर 2015 को जमानत मिलता है। आपको हम 2022 तक ले आएंगे, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए और बने रहिए। 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से मना कर दिया। यहां से चल के जब हाई कोर्ट की कहानी हो गई, उसके बाद कांग्रेस नेताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इनके खिलाफ अर्जी लेने से। इनकी जो भी है कार्रवाई रद्द करने के लिए यहाँ से ये अपील किया गया था और उस अपील को खारिज कर दिया जाता है। तो कब खारिज किया जाता है? 2016 में। 2016 में सुप्रीम कोर्ट याचिका इनकी खारिज कर देता है। 2016 में इनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में होता क्या है? 2018 की कहानी बहुत बढ़िया है। 2018 में नेशनल हेराल्ड की जो ऑफिस थी, 2018 में जो नेशनल हेराल्ड की ऑफिस थी, एजेएल कंपनी का मालिकाना हक उस पर समाप्त कर दिया जाता है। नेशनल हेराल्ड ऑफिस दिल्ली से एजेएल का मालिकाना हक कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। यह कहानी कब की है? 2018 में। आपको बताया था ना कि 10,000 स्क्वायर मीटर की जो है सो दिल्ली में उनकी एक ऑफिस थी। 2019 में क्या होता है कि एससी ने अगली सूचना तक एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पे रोक लगा देता है। 2019 में एजेएल के खिलाफ एससी के द्वारा रोक लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसे रोक लगा देता है कि अभी जो है सो एजेएल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, रोक दिया जाए। 2 जून 2022 की कहानी है। 2 जून 2022 को ईडी के द्वारा राहुल गांधी के पास एक समन भेजा जाता है, मतलब बुलावा। राहुल गांधी को ईडी ऑफिस में बुलाया जाता है और इसी केस की चर्चा आप तक लगातार बनी हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। आपको इस तरह के मामले को लेकर के बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। हमारी पिछली वीडियो भी जो है सो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप सभी देखने की कोशिश करें। ये हमारा नेशनल हेराल्ड केस के बारे में हम समझेंगे कि आपके अंदर जो सो 360 डिग्री का सोच बन गया होगा, आप कुछ भी इस पे लिख सकते हैं, आपके अंदर एक बेहतर जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लोगों तक शेयर करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगा होगा तो बुरा कमेंट करें। आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई जोश ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और किसी भी एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को बहुत जल्दी आप क्रैक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।